ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं RSLDC के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश यादव साहब। यादव साहब, अपन इस पे बात कर रहे हैं, कुछ नई प्लानिंग्स हैं क्योंकि अब तो लंबा समय भी होता जा रहा है इसके, तो समय समय पर कई योजनाएं भी इसके साथ लागू कर रहे होंगे। कुछ नया हाँ, इस प्लानिंग्स साल है? हमने जो स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा वाइड किया है। पिछली बार जो हमारे कोर्सेज थे वो इनफॉर्मल सेक्टर के थे, खासतौर सर्विस सेक्टर से रिलेटेड थे। इस बार हमने इसके स्पेक्ट्रम को थोड़ा वाइड किया और स्टेट की एजेंसीज जो हैं उनको हम इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खासतौर से जितने भी हमारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, पॉलीटेक्निक है उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो प्राइवेट ITIs हैं उनके लिए हमने एक UI निकाला, उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि एक तो स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो, वो हमारे साथ जुड़ें, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ज़रूरत है लोगों को ख़ास तौर से, उसमें लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड करके लोगों को भेजें। क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी डिमांड रहती है कि लोग हमें मिलते नहीं हैं। एक बहुत बड़ा सेक्टर है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बूम आने के बाद 4 व्हीलर चलाने के लिए ड्राइवर्स की बहुत बड़ी कमी है पूरे स्टेट में। बाहर भी बहुत डिमांड है NCR जोन में। तो इस साल हमने ड्राइवर्स बनाने के लिए भी, ड्राइवर्स की ट्रेनिंग तैयार करने के लिए भी हमने बहुत सारी एजेंसीज़ को बुलाया है, और इस बार हम ड्राइवर्स भी तैयार करवा रहे हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, उसमें भी मैकेनिक की बहुत ज़्यादा भारी कमी है। अगर आप कहीं ऑथराइज सर्विस स्टेशन जाएं तो सब लोगों की कंप्लेंट रहती है, साहब बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, नज़दीक कोई डीलर नहीं होता, डीलर कम है। तो इसलिए हमने कोर्स पूरा जितने भी ऑथराइज सर्विस स्टेशन हैं उनको इन्वॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किया है कि वो लोग भी मोटर मैकेनिक की ट्रेनिंग करें, जिससे यूथ जो है वो ट्रेनिंग ले और कहीं पर भी अपना रोज़गार कर सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ये 2 हमने स्कीम्स अभी डाली हैं। 2 और स्कीम आने वाली हैं, अभी उनके ऊपर काम चल रहा है। एक हम लोग गांव के स्तर पर हर ग्राम पंचायत पे हमारी कोशिश होगी कि रूरल रेफ्लेक्शनिस्ट के नाम से हम एक लेके आ रहे हैं कि गांव का बच्चा, उसको हम इतना ट्रेंड कर दें कि गांव के लोगों की आई टेस्ट कर ले और उसको एक चश्मा बना के दे दें वहीं गांव में। तो इस पर भी हमारा काम चल रहा है और मैं समझता हूँ अगले 1 हफ्ते में इसका UI पब्लिश कर देंगे हम लोग। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो गांव, हमारे देश के जो बुज़ुर्ग हैं या बच्चे भी हैं, ख़ासतौर से जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र 40-45 साल के ऊपर हो चुकी है, उनको चश्मे की फैसिलिटी कई कारणों से नहीं मिलती। एक तो अवेयरनेस नहीं है उनकी अपनी आइज़ के बारे में, दूसरा कई बार उनके फैमिली के लोग केयर नहीं करते, कई बार उनको खुद लगता है कि अब हमें करना क्या है, रोशनी क्यों चाहिए आँखों की, पढ़ना, हमें पढ़ना लिखना तो है नहीं, एग्ज़ाम देना नहीं है। तो इसके लिए एक इनोवेटिव हमने स्कीम डिज़ाइन की है कि गांव के लोगों को अगर हम ट्रेंड कर दें तो बच्चा अपने गांव में एक छोटी सी दुकान बना सकता है, चला सकता है, और उसको लोन देने की कार्रवाई जो है स्टेट गवर्नमेंट की, जो हमारे इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की स्कीम अभी आई है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, उसमें हम उसको लोन भी दिलवाएंगे। सर, एक सवाल और है जी, क्योंकि देश को बहुत बड़ा एक सौभाग्य मिला है रिफाइनरी का। आपके इससे कुछ रिफाइनरी के साथ में कुछ कोलैबोरेशन कर रहे हैं कि हम इस तरह के एक्सपर्ट देंगे, क्योंकि जरूरत तो बहुत सारे लोगों की है मौके में। हाँ, HPCL के साथ हमारी 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। HPCL ने अपनी डिमांड हमें बता दी है, और 3 जुलाई को हमने जोधपुर डिवीज़न के जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ITIs हैं, सरकार की और प्राइवेट, और HPCL की, जी इन सभी की हमने 1-to-1 मीटिंग करा दी है। HPCL ने अपना प्रेजेंटेशन कर दिया कि उनको किस 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 स्टेट के कितने बच्चे चाहिए, और ITI को भी बता दिया, ITI ने भी बता दिया, ITIs ने, कि हमारे पास किस तरीके के ट्रेड्स हैं, हम किस तरह के बच्चे आपको हम दे सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हमने दोनों लोगों की आपस में बैठ के करवा दी है। और तो नेक्स्ट टाइम जो मीटिंग होगी उसमें HPCL अपने स्पेसिफिक कोर्सेज भी बताएगा कि किस तरह के उन्हें वेल्डिंग मशीन वाले वेल्डर्स चाहिए, क्या है। तो प्राइवेट सेक्टर को भी हम नज़दीक ला रहे हैं कि HPCL से मिले और बात करें, जिससे कि जो ITIs हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पॉलीटेक्निक हैं, उनको एक एवेन्यू मिले कि स्टेट में इतना बड़ा काम आ रहा है, तो उनके जो बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड होकर वहाँ पर काम पाएँ। जी। तो एक निश्चित रूप से एक काफ़ी जी, HPCL को भी राहत मिल सकती है और एक्सपर्ट्स उनको मिलेंगे, तो एक पूरा एक आप लोग ये कह सकते हैं कि जो ट्रेंड स्टूडेंट्स होंगे या जो एप्लीकेंट्स होंगे वो आप उनको दे सकते हैं। मुझे जी, आपसे कुछ जुड़े पर्सनल भी सवाल करने हैं क्योंकि जानते हैं दर्शक देख रहे हैं
आईएएस से आप बने, जी। क्या बनना चाहते थे वैसे? आप बिल्कुल यही सोचा था आपने आईएएस जो ही बनना चाहता था। लेकिन आप वैसे इंजीनियरिंग क्षेत्र से? हाँ, इंजीनियरिंग मैंने की, बट फिर इंजीनियरिंग करने के बाद तुरंत मैंने सोचा कि इंजीनियर नहीं बनना है और आईएएस बनना है। जी, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही आपकी? मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे और एंटोमोलॉजिस्ट थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे। अब वो रिटायर हो चुके हैं और इटावा में रहते हैं। एक सिस्टर है, वो गवर्नमेंट जॉब में है, उसकी वो लखनऊ में रहती है, लखनऊ में पोस्टिंग है। आपने सोचा था कि राजस्थान ही मिलेगा मुझे, राजस्थान चॉइस थी आपकी? नहीं, ऐसा नहीं उस समय था, वो लक से ही मिलता था पहले तो। रोस्टर सिस्टम है, आप कह सकते हो लॉटरी से ही स्टेट अलॉट होती थी उस समय। जी। तो उस समय कोई चॉइस नहीं मांगती। राजस्थान आपको मिला, जी। इसको लेके आपका क्या मानना है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, मतलब अमेजिंग, बहुत बढ़िया स्टेट है। और ख़ास तौर से ऐसी कोई लैंग्वेज की, फूड की, कल्चर की कोई ख़ास फ़र्क नहीं है यूपी राजस्थान में। तो ऐसा कभी लगा नहीं कि आप होम स्टेट से बाहर हो। नज़दीकी लगता हुआ अभी हाँ, तो बिल्कुल। नेबर हाँ, स्टेट ही है। बाकी लोग बहुत अच्छे हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और राजस्थान के लोग बाहर के लोगों को खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं, उनको प्यार करते आपको 6 जिलों का कलेक्टर रहने का भी सौभाग्य मिला। हैं। जी। तो क्या बहुत ही जनता को आपने बहुत करीबी से देखा है? क्योंकि कलेक्टर पूरे स्टेट को बहुत अच्छे से देखता है, काम का एक बहुत बड़ा फील्ड मिलता है उन्हें। ग्रामीण क्षेत्र को भी देखा, शहर को भी देखा, तो क्या देखा कि वाकई आज भी किस तरह की ज़रूरत महसूस करते हैं कि हमें वाकई करनी चाहिए? मैं 7 जिलों में कलेक्टर रहा हूँ, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है इसका, बहुत आसान जवाब नहीं हो सकता, पहले तो मैं बता दूं। और फिर भी आपने पूछा है तो इसका कॉम्प्लेक्स आंसर भी मिलेगा। अपने यहाँ साइक्लिक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम दूसरे से जुड़ी हुई, दूसरी तीसरे से जुड़ी हुई है, चौथी पांचवें से जुड़ी हुई है। तो एज सच कोई एक सेक्टर नहीं कह सकते हैं कि इसमें ही कमी है। ओवरऑल हर जगह थोड़ी 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 कमियां हैं। एजुकेशन से स्टार्ट करें, एजुकेशन में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से अब इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का बहुत अच्छा है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, टीचर्स हैं, बट स्टिल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इशू आ जाता है कि बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, बट उनका लर्निंग लेवल उतना अच्छा नहीं है। तो जब लर्निंग लेवल अच्छा नहीं होगा तो वो अच्छे युवा नहीं बन पाएंगे, अच्छे कॉम्पिटेंट वर्कर नहीं बन सकते, एक तरह से हम बात करें, स्किल नहीं होंगे वो अपने सेक्टर में। अब उसके अपने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं कि कैसे लर्निंग लेवल बढ़ाया जाए। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, स्टेट बहुत बड़ा है, तो इतना मनी नहीं होता है स्टेट के पास कि बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। तो फिर आप सोशल सेक्टर में आ जाइए, पॉपुलेशन का साइज़ बहुत बड़ा है, सेगमेंट बहुत बड़ा है, अगेन हर स्टेट के पास अपने रिसोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं है जितनी डिमांड होती है। तो इसलिए सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत आसान नहीं है कि हम कहेंगे नहीं केवल यही कमी है और सेक्टर को हम अगर पकड़ लेंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा एक्चुअली नहीं है। जी, आपके पास में एक दूसरा कार्यभार और है, कमिश्नर इंडस्ट्री भी है आप। जी। राजस्थान में बहुत सारी संभावनाएं बन रही हैं, अभी नया कुछ है अभी? हाँ, देखिए अभी आपको अगर याद हो, लास्ट वेडनेसडे ही टेक्सटाइल पॉलिसी डिक्लेयर हुई है, जी। और बहुत अच्छी पॉलिसी डिक्लेयर हुई है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि अदर देन दिस टेक्सटाइल पॉलिसी, स्टेट में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के सेगमेंट में आ रहा है, और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं जो स्टेट की सब जगह मिल रही हैं। अभी आपने पढ़ा भी होगा कि 4th लार्जेस्ट जो जी, पोजीशन है वो जहाँ राजस्थान पर को। इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं अपने हर स्टेट के होते हैं और राजस्थान के भी हैं, बट ओवरऑल इन्वायरमेंट जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, और पिछले कई सालों से इन्वेस्टर्स ने बहुत इंटरेस्ट लिया है, रुचि लिए। कंट्री की जो टॉप मोस्ट कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, वो सब की सब राजस्थान में हैं, और वो लगातार आ रही हैं। और जो ख़ास तौर से स्टेट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, चाहे रिप्स हो, इंसेंटिव जी। पॉलिसी डिक्लेयर की, वो बहुत अच्छी है। सिंगल विंडो एक्ट लेके आए हैं, वो बहुत अच्छा है, जिससे लोगों को बहुत राहत मिल रही है। इसके अलावा आईएमएफ की एक टीम है जो प्रोसीजर्स को आसान करने पे काम करती रहती है। तो ऐसा शायद किसी स्टेट में हो, जो आईएमएफ है वो उन्होंने अपने नॉलेज पार्टनर्स हमें दिए हुए हैं, वो लगातार काम करते हैं कि स्टेट के डिपार्टमेंट्स के प्रोसीजर्स को कैसे आसान किया जाए,
जिससे कि आम आदमी या इन्वेस्टर्स की लाइफ आसान हो, उसको जल्दी क्लियरेंस हो। जी, मेरा वापस एक आपके RSLDC पे एक सवाल और है जो छूट गया। बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारी जगह हैं, क्योंकि अब तो जितना लोगों को ये अपनी ट्रेनिंग का जो पीरियड है बहुत कम है, समर वेकेशंस में लोग कर सकते हैं और संख्या भी काफ़ी है। तो इस तरह की कोई प्लानिंग है कि प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी बिल्डिंग्स है, उन्हें भी कोई इससे जोड़ा जा रहा हो? अपने देश में बहुत समय से डिमांड है कि जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं उनको मल्टीपर्पज़ यूज़ में लिया जाए। और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी भी है कि राजस्थान माइट बी द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसने डिसीज़न लिया है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए स्कूल बिल्डिंग्स को यूज़ किया जा सकता है। अभी इसके ऑर्डर्स भी हम लोगों ने जारी करवा दिए हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी कर दिए कि जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं या कोई भी स्कूल यूज़ किया जा सकता है। ट्रेनिंग पार्टनर्स को हमने इसमें फ्रीडम दे रखी है कि वो वहाँ के प्रिंसिपल से, हेडमास्टर से बात करके उस स्कूल को ट्रेनिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और स्टेट ने बहुत कम नॉमिनल किराया उसके लिए रखा है, केवल 50,000 रुपीज़ पर एनम के किराए पर वो बिल्डिंग को ले सकता है। लेकिन ट्रेनिंग जो है वो स्कूल आवर्स के बाद शुरू हो सकती है। जी, या वेकेशंस तो हो उस वेकेशन, बट ये रेगुलर है क्योंकि तो वेकेशन में अकेले नहीं बैठेगा, क्योंकि सारा सामान या ट्रेनिंग का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग पार्टनर लेके आएगा। तो हम चाहेंगे कि पूरे साल वो ट्रेनिंग करे रादर देन कि 2-3 महीने करे। दिल्ली मुंबई नेशनल जो कॉरिडोर बन रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, क्योंकि राजस्थान से बड़ा हिस्सा है उसका, 40% हिस्सेदारी से राजस्थान की लैंड की होगी, तो इसके लिए मीटिंग से आपकी काफ़ी हो चुकी हैं। अब इस तरह से कोई जोन और डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि आपके जापानी जोन बनाया, अभी शायद जर्मनी या कोरिया का भी आप लोग बनाने के सोच रहे हैं, तो इस तरह से और कुछ है या रिफाइनरी को जोड़ करके इससे कुछ कर रहे हैं? इसमें देखिए DMIC का आपने बताया 39% करीब एरिया जो DMIC का राजस्थान से जाता है, और इसमें 2 नोड डेवलप कर रहे हैं। एक भिवाड़ी नीमराना एरिया है, एक आपका पाली मारवाड़, 2 नोड बनेंगे। और वर्क जो है काफ़ी एडवांस स्टेज में चल रहा है। इसकी पूरा कॉरपोरेशन बना हुआ है दिल्ली में, काफ़ी बहुत सीनियर IAS ऑफिसर उसको हेड कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी काम चल रहा है। जापानी जोन के अलावा कोरिया के साथ मार्च में MOU साइन हो चुका है। उनको भी 250 हेक्टेयर या शायद 500 हेक्टेयर ज़मीन उनको दी जा रही है, तो वो लोग भी लगे हुए हैं इसको काम करने। एक मुलाकात में वक्त दिया, और दर्शकों चाहेंगे कि आप ऐसा कुछ और चाहेंगे उनके साथ कोई ऐसा अपना अनुभव शेयर करना, या जो आप जिस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें? मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा दर्शकों से कि RSLDC की वेबसाइट पे जाएं और जो युवा हैं हमारे जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन उस पर तुरंत कराएं। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में RSLDC ने अपना ऑफिस खोल दिया है, उसके टेलीफोन नंबर्स वगैरह हैं अवेलेबल हमारी वेबसाइट पर। वहाँ पर जाकर 1 to 1 हमारी टीम से बात करें और अपने लायक जो भी आपको लगता हो कि किस सेक्टर में ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उसमें ट्रेनिंग प्राप्त। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया, हमारे दर्शकों से आप जुड़े, और काफ़ी मुद्दे हैं जिन पर खुल के चर्चा हुई, और निश्चित रूप से ये एक ऐसा मिशन है जिस पे कोई भी जुड़ सकता है और अपना भविष्य है उसके रोजगार उन्मुखी कर सकता है। ये बहुत अच्छी सरकार की पहल है, और लेकिन जब तक कोई फ़ायदा नहीं लेगा, आप ही के लिए योजना है, आपको इसका लाभ लेना चाहिए। आप हमारे स्टूडियो है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दीजिए मुझे भी इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।